नमस्कार। आज है पौष कृष्णा त्रयोदशी, तदनुसार 11 जनवरी 2021 सोमवार। बिना किसी भूमिका के पेश है आज का समाचार बुलेटिन। ओली की भारत से 3 इलाके लेने की प्रतिज्ञा, चीन की अपने सैनिक को तुरंत लौटाने की मांग, किसानों के हुड़दंग के चलते खट्टर की सभा रद्द, पाकिस्तान में अंधेरा, भारत के हमले का डर फैला और इंडोनेशिया का विमान समुद्र में गिरा, 62 लोग मारे गए। एक भी खबर फालतू नहीं और कोई खबर लापता नहीं। संसद भंग करने के बाद नेपाल में फिर से सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर भारत के साथ टकराव की नीति पर चल पड़े हैं। रविवार को नेशनल असेंबली की बैठक में ओली ने भारत से कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का कब्जा अपने हाथ में लेने की प्रतिज्ञा दोहराई। ऐसा देखा जाता रहा है कि सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों, बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना वायरस की महामारी को रोकने में नाकाम रहने के लिए ओली भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देते रहते हैं। ओली ने दावा किया है कि सुगौली समझौते के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व पर स्थित ये तीनों क्षेत्र नेपाल के हैं। उन्होंने कहा है कि भारत से कूटनीतिक बातचीत के जरिए इन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से भारतीय सेना जहां तैनात हुई, नेपाल के शासकों ने कभी उन क्षेत्रों को हासिल करने की कोशिश नहीं की है। चीन ने भारत के लद्दाख इलाके में घुस आए अपने सैनिक को तुरंत वापस लौटाने की मांग दोहराई है। चीन की सेना से जुड़ी वेबसाइट चाइना मिलिट्री ऑनलाइन ने लिखा है कि चीनी सैनिक लापता हो गया था। यह सैनिक अंधेरे के कारण तथा सीमाई इलाके की जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण रास्ता भटक गया था। पोर्टल पर लिखा है कि सीमावर्ती इलाके में शांति और स्थायित्व को जारी रखने के लिए भारत को चाहिए कि वह इस सैनिक को तुरंत चीन को सौंप दे। भारत की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत रद्द कर दी गई। श्री खट्टर लोगों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले थे, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए और किसान महापंचायत के कार्यक्रम को बाधित कर दिया। उन्होंने मंच पर तोड़फोड़ की, कुर्सियां, मेज और गमले तोड़ दिए। किसानों ने अस्थायी हेलीपैड का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था। पुलिस ने कैमला गांव की ओर किसानों के मार्च को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। बाद में श्री खट्टर ने किसान महापंचायत स्थल पर तोड़फोड़ की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया और साथ ही ये बात दोहराई कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। पाकिस्तान की बिजली प्रणाली में खराबी आने की वजह से शनिवार को कई शहरों और कस्बों में अंधेरा छा गया। कई घंटों तक बिजली गुल रहने के बाद आखिरकार रविवार की दोपहर को कुछ शहरों में बिजली वापस आई, लेकिन कुछ शहरों में आंशिक रूप से ही बहाली हो सकी। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पर भारत के हमले की आशंका जताते हुए पाकिस्तानी लोगों के कई ट्वीट सामने आए। एक तो बालाकोट के हवाई हमले का डर पड़ोसी मुल्क के लोगों में अभी भी बना हुआ है और दूसरा पाकिस्तान सरकार बार बार कहती रही है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। दरअसल रात में बिजली गुल होने के बाद पाकिस्तान के लोग ट्विटर पर पूछने लगे कि कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया है। वहीं कुछ लोग युद्ध की शुरुआत होने की भी आशंका जताने लगे। अलबत्ता देश के गृह मंत्री शेख रशीद ने अपने देश की बिजली गुल होने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद शनिवार को श्री विजय एयर का जेट यात्री विमान दुर्घटना का शिकार होकर समुद्र में जा गिरा। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद विमान का संपर्क हवाई यातायात नियंत्रक से टूट गया था। घरेलू उड़ान भर रहे इस विमान में 62 लोग सवार थे, जिनमें से किसी के भी बचने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि होनी अभी बाकी है। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री बुदी करिया सुमादी ने कहा कि उड़ान SJ-182 ने 1 घंटे देरी से स्थानीय समयानुसार दोपहर बाद 2:36 पर उड़ान भरी थी, जिसका करीब 4 मिनट बाद ही रडार से संपर्क टूट गया। इससे पहले पायलट ने 29,000 फुट की ऊंचाई पर जाने के लिए हवाई यातायात नियंत्रक से संपर्क किया था। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आदि की सुरक्षा घटा दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा वापस ले ली है। राज्य भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है। वहीं श्री फडणवीस ने कहा कि इससे यात्रा करने और लोगों से मिलने की उनकी योजना पर असर नहीं पड़ेगा। 8 जनवरी को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार फडणवीस को अब Z+ श्रेणी की बजाय एस्कॉर्ट के साथ Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस और बेटी दिविजा की सुरक्षा एस्कॉर्ट के साथ Y+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को दर्शकों द्वारा मैदान पर दी गई गालियों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन बुमराह और सिराज को सीमा रेखा के पास कुछ दर्शकों ने अपशब्द कहे थे, जिसके बाद भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने पर इसकी शिकायत की थी। वहीं टेस्ट के चौथे दिन कुछ दर्शक एक बार फिर मोहम्मद सिराज के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते नजर आए। सिराज की शिकायत करने के बाद कप्तान रहाणे ने अंपायर से बात की और 6 लोगों को पुलिस की मदद से स्टेडियम से बाहर निकाला गया। इस साल यानी 2021 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के मुताबिक दुनिया में सबसे शक्तिशाली या दमदार पासपोर्ट जापान का है। वहीं अमेरिका इस सूची में 7वें नंबर पर आता है। भारत 85वें स्थान पर है, जबकि चीन 70वें स्थान पर और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नीचे से चौथे स्थान पर है। जापान के नागरिकों को दुनिया के 191 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाती है, इसलिए उसके पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जिसके नागरिकों को 190 देशों में यह सुविधा मिलती है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी है, जिनके नागरिकों को 189 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।